राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जानी मानी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और एक्टर डॉली अहलूवालिया। डॉली अहलूवालिया जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर और फिल्म अभिनेत्री। जिस इंसान को वक्त की कदर नहीं होती, पंचायत में उसकी कदर नहीं होती। क्यों भाइयों? कोई शर्मदार इंसान होता तो अपना मुंह दिखाने ना आता। I wish Shailja was here. Who? My daughter Shailja. अच्छा। She's a big fan of yours. In fact, मेरे दोनों बच्चे they are big fan of yours. एक भी एपिसोड तुम्हारा मिस नहीं करते। शैलजा तो आपका हर एपिसोड रिकॉर्ड तक करती है। अच्छा। तो आप लोग यहाँ शूटिंग के लिए आए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फूड, मैडम जी। तेरी सील करनी पड़ेगी आपकी। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे नकली दूध बनाया जाता है। कुछ तो शर्म करो। डॉली अहलूवालिया दिल्ली में जन्मी और पली बढ़ी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रंगमंच का प्रशिक्षण लिया। वो 1969 से 1979 तक एनएसटी की रिपर्टरी कंपनी के साथ अभिनेत्री के रूप में भी जुड़ी रहीं। एनएसडी से निकलने के बाद डॉली अहलूवालिया थिएटर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करने लगी। इस बीच उन्होंने 1993 में आई शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। भाई गांव वालों सुनो, हम जहां श्री राम लाल राम को ले आए हुए हैं। हमें पता है वो जय कहीं छुपे हुए हैं। चुप्पे चाप बाहर आ जाओ। कोई मुकाबला करे के कोशिश ना करे, कोई भागे की कोशिश करे वो गोली खाक गो। औरतें बच्चे भीतर ही रहे, वहां से हमें कोई मतलब ना है। बाद में उन्हें विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर के लिए भी कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बीच वो अभिनय भी करती रहीं। उन्हें विकी डोनर, लव शब्द चिकन खुराना और ये जवानी है दीवानी में काफी पसंद किया गया। अच्छा, ओ विकी दी नौकरी लगी या उन्हें भी वेला ही है? लग जाएगी, तू चिंता ना कर। ओके। और सुन, वो तेरी एंगेजमेंट टूट गई थी, घर वालों ने दूसरी बात चलाई कि नहीं चलाई? चलो मैं दसांगी बात। बड़ी आई है। विकी डोनर में आयुष्मान खुराना की मां का किरदार निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। बहुत बहुत स्वागत है डॉली जी। नमस्कार। आप तो शायद चंडीगढ़ में रहती हैं। जी। पैदा भी वहीं हुई हैं? नहीं, 39 इयर्स मैं दिल्ली में थी। उसके बाद शादी होने के बाद फिर मैं चंडीगढ़ में आ गई थी। और ये जो कॉस्ट्यूम्स के साथ आपका जो शुरुआती फ्लर्ट कब से शुरू हुआ होगा? ये मुझे लगता है हर लड़की का बचपन से ही शुरू होता है, क्योंकि तभी हम माँओं की अलमारियों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र निकाल के अपने ऊपर ओढ़ना शुरू करते हैं। शीशे में देखते हैं, बड़े बड़े जूते पहन के घूमने की कोशिश करते हैं, उनकी जितनी भी ज्वेलरी है उसके साथ खेलते हैं। तो ये तो शुरू से था। बट हाँ, ये जागरूकता जो मेरे आई, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कॉलेज टाइम में भी हम लोग अपने आमतौर पे ड्रेसअप करते हैं कि क्या हो रहा है, फिल्में देख के कि क्या हो रहा है। लेकिन ये जो शब्द कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, वस्त्र सजा, ये मेरे पास अंदर जो मुझे उसकी भूख और जो हुई वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वहाँ से हुई। हमारे गुरु मिस्टर इब्राहिम अल काजी थे, तो वो उनकी आँख जो कहते हैं ना, इतनी पकड़ थी। उन्होंने मुझे देखा जब मैं एक्टिंग में थी, कहते हैं लवो
you have the eye for costume, so I want you to concentrate on that. तो ये चीज़ आई, जबकि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एक्टिंग में, लेकिन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में मैंने एज सच कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन हाँ ये जो अवेयरनेस है और जो इश्क है और ये सब वहीं से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हुआ है। हालांकि अगर ऐसे देखें तो अलकाजी साहब ने भले ये पहचाना हो कि आपके अंदर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, लेकिन उसी के साथ साथ आपके अंदर का जो एक्टर था वो छूटता जाएगा अगर आपने इसको प्रायोरिटी दी, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट मन में पैदा हुआ? नहीं इरफान साहब, टू बी ऑनेस्ट ये क्या था, जब हमारे ज़माने में जब मैं बात कर रही हूँ, मैंने पास आउट कर लिया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 1979 में, और उस वक्त आपको ये अंदर आ जाती है कि अब मैंने इंडिपेंडेंट होना है, मैंने अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना। जबकि मैं दिल्ली से थी और मेरा पूरा सहयोग रहा मेरे फैमिली का मेरे साथ, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, फैमिली का हमेशा पीछे हाथ रहा कि घबराना नहीं, आगे बढ़ आगे बढ़। तो जब मैं बाहर आके मैंने देखा, मैं बोली ये एक्टिंग का स्कोप बहुत लिमिटेड है। उस वक्त हम लोग मंडी हाउस की वो जो गोल चक्कर होता था वहाँ पे बैठ के रिहर्सल कर रहे हैं, मैं अपने घर से फर्नीचर जा रहा है, मेरे घर से मेरी माँ के कपड़े जा रहे हैं रिहर्सल्स में इस्तेमाल करने के लिए, अमूमन बाद में थोड़े जले हुए आ गए या ख़राब आ गए, घर में आके छुपा के अलमारी में रख देना, वो सब हुआ। तो मुझे लगा कि कोई ना कोई साइड सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो मेरे अंदर का आत्मविश्वास करने के लिए कि डॉली तू है, तू कर सकती है। तो उसलिए मुझे लगता है कि अंदर से मेरी आवाज़ है कि शुरू कर, स्टार्ट डूइंग कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। फिर वहाँ से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलने के बाद मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रेपर्टरी कंपनी में रही, तो वहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स आते थे, बंसी कौल जी, M.K. रैना, अपना रिचर्ड शेखनर बाहर के एंड और, उन्होंने मुझे रेपर्टरी चीफ उस टाइम मनोज भाई गए, सब ने बोला कि डॉली तू कॉस्ट्यूम्स करना शुरू कर। रॉबिन दास वगैरह सब आते, तो उन्होंने जब नाटक करने शुरू किए मुझे बोला कि तू कर, और शुरू में मैंने बोला मैं करूँ, ये तो बहुत घबराहट थी। लेकिन रोशन अलकाजी जी के साथ मैंने जब उनको असिस्ट किया, सीखा, अमाल के साथ किया, सीखा, सबा जैदी के साथ किया, सीखा, तो वो करते हुए एक अपने अंदर में मुझे आ गया कि नहीं, आई कैन डू इट। तो फिर वह मैंने रेपर्टरी कंपनी से इंडिपेंडेंटली डिज़ाइनिंग शुरू की थी एक्टिंग के साथ साथ। अगर ख़ुद स्कूल में पढ़ाई के ज़मानों में याद करें, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जी। तब आपने पहला कौन सा ऐसा प्ले कॉस्ट्यूम इंडिपेंडेंटली किया होगा जिससे आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आया कि जो अलकाजी ने आप में भरोसा जताया है वो ठीक है? मैंने किया था ओथेलो। उसमें रॉबिन दा ने शुरू किया था, बट देन ही लेफ्ट। उन्होंने जब देखा कि मैं कर पा रही हूँ, उन्होंने बोले मैं नहीं करूँगा, सो शी इज़ गोइंग टू डू इट। तो इंडिपेंडेंटली वहाँ पे नामदेव, हिमानी शिवपुरी, वो सब थे। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एज एन इंडिपेंडेंट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। आपके बैच में कौन कौन बैचमेट्स रहे हैं? त्रिपुरारी शर्मा रहे हैं, ज्ञान शिवपुरी थे, वो अब हैं नहीं, युवराज शर्मा हैं, अमरदीप झा हैं जो बॉम्बे में हैं, मुना चावला हैं, वागीश हैं, वागीश कुमार सिंह दिल्ली में हैं, अजय कार्तिक हैं जो बॉम्बे में हैं, अमिता उद्गाता थी, वो चले गई, गोपी देसाई, ये कुछ लोग थे। अच्छा, तो ओथेलो की बात आपने की। ओथेलो को जब आप आज याद करती हैं, जबकि इतने सारे अनुभवों से होकर आप गुज़र रही हैं और हर रोज़ कुछ नया सीखने का तो रहता ही है, आप जानती हैं अपने हर किसी के पेशे में। जब ओथेलो के उस प्रोजेक्ट को याद करती हैं जिसमें आपने किया था, उसकी कुछ ऐसी छोटी मोटी बचकानी गलतियां अगर आपको याद आती हों कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी और आपको यकीन नहीं होगा, टिल डेट वो मेरा बेस्ट प्रोडक्शन था एज अ डिज़ाइनर। मुझे सच में, अब मैं जैसे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, हमने अभी एक प्रदर्शनी की थी बंसी कौल जी के साथ काफ़ी साल पहले, रंग यात्रा, अगर आप उससे वाकिफ़ हैं, ओपन एयर थिएटर में किया था। वहाँ पे जब हमने किया और जब मैंने कॉस्ट्यूम्स को देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने की हुई है। और
सबसे बढ़िया बात है कि आज भी वो एक्टर्स मिलते हैं, गोविंद कहते हैं, वो भी कहते हैं मेरे ज़िंदगी का सबसे प्यारा नाटक था वो। तो शायद जब हम कहते हैं ना, शायद मैं पहली बारी, मैं ना अमूमन कहती हूँ कि मैं जो भी प्रोजेक्ट करती हूँ, अब मुझे एहसास होता है कि मैं कंसीव करती हूँ, मैं प्रेग्नेंट फील करती हूँ, तभी मैं सोचती हूँ कि मैं एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकूँ। तो हम जब मिलते हैं ना, हम लोग अमूमन मिलते हैं, हिमानी मिलते हैं, कहते हैं यार, लिटरली कहते हैं यार हमने बहुत अच्छा काम किया था। वो भी एज एक्टर बात करते हैं, मैं भी एज डिज़ाइनर बात करती हूँ। सो शायद वो ही बकअप था पीछे पीठ में कि शाबाशी अपने जो मुझे क्रिटिक्स से उस टाइम मिली थी कि चल आगे बढ़, पीछे मुड़ के मत देख, आगे बढ़। तो शायद उसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा, तो रेपर्टरी में कितना टाइम आपने नौकरी की होगी? 9 साल 9 महीने, बच्चा डिलीवर किया। हाँ, और तब उसी ज़माने में आपको ये बैंडिट क्वीन मिल गई थी? उसके बाद हाँ। तो फिर थिएटर की में कॉस्ट्यूम करना और फिर फिल्मों में या बाद में फिर टेलीविज़न, कॉरपोरेट, कमर्शियल्स, इसमें कुछ बताइए तो सही कि क्या क्या, अगर इस पेशे में जो लोग उतरना चाहते हैं या दिलचस्पी रखते हैं, वो किन चीज़ों का ध्यान रखें जो वो आपके अनुभवों से समृद्ध हो सके? बहुत फ़र्क है। दोनों मीडियाज़ बिल्कुल अलग अलग हैं, आपका अप्रोच बिल्कुल अलग है। जो थिएटर है वो है एक डिस्टेंस आपको क्रिएट करता है और उसी वक्त आप यू आर गिविंग एंड टेकिंग इट बैक। सिनेमा इज़ लाइक अ माइक्रोस्कोपिक आई, वो आपकी छोटी सी गलती को भी पकड़ लेगा। थिएटर आपको आज़ादी देता है कि ये है, तू यहाँ है, कोई बात नहीं। पीछे से अगर एक सिलाई उधड़ गई है, एक्टर्स को विश्वास होता है हम इस चीज़ को कैसे निकाल लेंगे। सिनेमा आपको नहीं जीने देता, वो कहते हैं तुम ऐसा बदमाशी करेगी, कैमरा कहता है मैं भी बदमाश हूँ। तो ये जो अब यूज़ ऑफ फैब्रिक, यूज़ ऑफ लाइंस, यूज़ ऑफ प्रिंट्स बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि आपको, अगर आप थिएटर में कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस डिस्टेंस में है, आप चाहे प्रोसीनियम कर लें, चाहे ओपन एयर थिएटर कर लें, आपका एक आंख पकड़ने का, देखने का एक, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। द मोमेंट कैमरा मेरे सामने आएगा, माई होल अप्रोच विल चेंज, बिकॉज दैट इज़ द ऑडियंस। फॉर मी द कैमरा बिकम्स द ऑडियंस यहाँ पे। सो उसमें आपको प्रिंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप, और उसमें भी थिएटर में भी इरफान भाई अलग अलग अप्रोचेस हैं। प्रोसीनियम अलग है, ओपन एयर अलग है, साउंड एंड लाइट अलग है। तो जितना बड़े प्रिंट्स होंगे, जितना उस तरह का आपको देखना पड़ेगा। और कैमरे में आपका फैब्रिक एकदम पकड़ा जाता है, आपकी लाइंस एकदम पकड़ी जाती है, आपने सोना सच्चा पहना है, झूठा पहना है, वो सब पकड़ा जाता है। जबकि थिएटर तो आपको इतना वास्टनेस देता है। तभी मुझे शायद अभी भी थिएटर से बहुत इश्क है, बहुत ज़्यादा इश्क है, क्योंकि जो मैं आज हूँ उससे सीखा है मैंने। थिएटर की बात पर हम चूँकि वापस आ गए हैं, ये बात मैंने अभी रॉबिन दास से इस बारे में पूछी कि जब आप एक सेट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें, उसके डिज़ाइन में और उसमें एक्टर्स का जो एक पार्टिसिपेशन, मतलब उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि उसकी भी अपनी एक वाइब्स होती हैं। सेट की या जो सीनिक स्ट्रक्चर आपने जो दिया, वो एक्टर के बिहेवियर पर बदलाव लाता है एक, अगर वो सिंक में ना हुआ तो। कॉस्ट्यूम के साथ अपना अनुभव बताइए कि कॉस्ट्यूम या एक्सेसरीज़ कैसे सिंक में होना ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है ये तो एक्टर्स को कॉन्फिडेंस। अगर मैंने एक बहुत सुंदर सा वस्त्र सज्जा कर बना दिया है, ज्वेलरी दे दी है, इफ द एक्टर इज़ नॉट एबल टू गिव द मीनिंग टू इट, उसको यूज़ नहीं मालूम। अगर मैंने इतना बड़ा एक उत्तरीय टाइप दे दिया है या दोशाला दे दिया है इतना बड़ा करने के लिए, अगर आप ऐसे ही ओढ़ के आ जाएंगे और उसका यूज़ नहीं कर सकते, उसका कुछ मतलब नहीं है। सो द एक्टर्स हैव टू बी अवेयर कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्योंकि वो उनके ऊपर लेयर है, वो उनकी जो अपनी लेयर है वो नहीं है, वो जो किरदार कर रहे हैं, कैरेक्टर कर रहे हैं, उसकी लेयर है। तो उसको पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे, अब कोई फॉरेनर है, जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, फॉरेनर है, वो हमारी साड़ी पहनेगी, उसका चाल, बैठने का तरीका, मैनरिज्म्स इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट द इंडियंस डू इट। सो इफ़ यू वांट टू शो इट एज एन इंडियन, शी विल हैव टू वर्क
उदाहरण के तौर पे वाटर, दीपा मेहता की जो फिल्म थी उसमें लीजा रे थी। शी हैड अ कम्प्लीटली टोटल फॉरेन अप्रोच, यू नो, बॉडी का भी एक होता है, एंड शी बीइंग अ टॉप मॉडल, सो शी हैड दैट मॉडल अप्रोच ऑल्सो। सो दीपा जी ने मुझे बोला, डॉली वील हैव टू वर्क ऑन अ बॉडी लैंग्वेज। तो वो पहले काफ़ी देर पहले आ गई थी शूटिंग के श्रीलंका में, और हमने उनको बाकायदा ट्रेन किया कि जब 2 टांगों में कैसे बैठते हैं साड़ी को लेके, सो दैट यू नो, वो तो क्या होना है, ज़मीन में कैसे बैठती हैं, विधवा कैसे पहनेगी व्हेन यू आर वॉकिंग, बिकॉज इतनी शार्प एक्ट्रेस हैं लीजा रे कि व्हेन शी यूज्ड टू बी, वो उन्होंने बस ऑल थ्रू शूटिंग में वो साड़ी ही पहनी, अपने पर्सनल कपड़े पहनती नहीं थी, कहीं भी बाहर जाती थी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सच एन इंटेलिजेंट एक्ट्रेस कि जब लॉबी में होटल के मिलती थी, शी यूज्ड टू बी कैरिंग द सेम साड़ी, जो विधवा की सफ़ेद साड़ी, यू नो, सूती साड़ी जो पहन के शी यूज्ड टू बी कैरिंग, लगता था कि यार देयर इज समबडी, यू नो, रॉयल पर्सन कमिंग एंड शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वो ही जब आती थी विधवा के रूप में, हर एंटायर बॉडी चेंज्ड। सो ये अवेयरनेस जब तक एक्टर में नहीं होगी, हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, जैसे रॉबिंदा का आपने जिक्र किया, वो जितना मर्जी सुंदर सेट बना रहे, अगर ये है, अब शायद मेरा ये प्रिंट इसके ऊपर अलग आ रहा है, अगर मैं इसी के साथ मैचिंग आती है, वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, यू नो। सो दिस हैज़ टू बी, देयर हैज़ टू बी अ कोऑर्डिनेशन। और मैं तो खास तौर उस तरह की डिज़ाइनर हूँ कि मैं एक्टर्स को खूब तंग करती हूँ कि तुम मेरे कॉस्ट्यूम ठीक से इस्तेमाल करो, इतना सुंदर मैंने दिए तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, डोंट यू नो हाउ टू यूज़ इट। फिर उस ये तो चलता है, इसके बिना गुजारा नहीं। अच्छा, अगर आप याद करें अपने देखे हुए कुछ ऐसे नाटकों की जब आप खुद ट्रेंड एक्टर भी नहीं थी और ख़ुद आप कॉस्ट्यूम के बारे में भी नहीं जानती थी, एक फैसिनेशन चलो फैब्रिक्स को लेके, कपड़ों को, कलर्स को, पैटर्न्स को लेके तो बचपन से आपने कहा सबका रहता है, लेकिन तब जब आपने कोई नाटक देखा होगा या कोई ऐसा विजुअल एक्सपीरियंस जिसमें आपको लगा हो कि कोई चीज़ खटकी हो कि ये कैसा कॉस्ट्यूम है, क्योंकि अगर आप याद करें कि पहले जो ट्रेडिशनल प्लेज होते थे, चाहे वो नौटंकी हो या जो पारसी थे, वो तो बक्सों में बंद होके कॉस्ट्यूम आया करते थे। जी जी, हाँ, और वही हर बार पहने जाते और महीनों उतार के और फिर बक्से में बंद करके फिर अगले शो में। जी सही बात। तो कॉस्ट्यूम का ऑल टुगेदर एक बिल्कुल अलग कल्चर ही हो गया, ख़ासतौर पर जब आपको फैसिलिटीज़ मिलने लगी, जब आपके पास स्टिच करने के लिए या जो मतलब एक पूरा सीरीज़ ऑफ असेंबली लाइन जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत खर्चा आता है। अगर आप कस्टमाइज़ कॉस्ट्यूम करेंगी तो बहुत उसमें खर्चा आता है, जो शायद स्कूल के पास जितना बजट है वो शायद कर सकता है, नहीं तो वो तो एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूमिंग ही होती थी पहले। एक बहुत अच्छी खास ट्रेनिंग जो मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मिली वो ये थी कि बोरी के मटेरियल को भी आप कैसे उसको पेश कर सकते हैं। मैंने बनाई है कॉस्ट्यूम्स, जब बजट लिमिटेड होता है कि हमें कहा जाता था कि 5 या 10 हज़ार है, आपको इसी में मैनेज करना है। कैसे हो सकता है ये यू नो, इट्स अ रॉयल किंग लेयर की कॉस्ट्यूम कैसे बन सकती है? लेकिन ये ट्रेनिंग मिलती है और ये आपका ऑब्जर्वेशन है, आप कितना उस चीज़ को लेते हैं ताकि आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें। अभी जो आपका पहला प्रश्न, मैंने आई थिंक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आने से पहले तब भी अगर वस्त्र सज्जा को देखें, इट वाज फन फॉर मी, क्योंकि आप उस यूथ में हैं, आप लड़की हैं, जो भी आप पहन लें, आपके पेरेंट्स जो देते थे वो बड़ा अच्छा लगता था कि उन्होंने किया। और हम तो 3 बहनें थी, तो मेरी दूसरी सिस्टर में, निमी में और मेरे में कोई 1.25 साल का फ़र्क है। तो हम तो कई बार जैसे होते ना साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो म्यूज़िक पिक्चर आई थी, उसमें दिल करता था कि हम भी सब एक परिवार एक सा पहने, यू नो। और 1-2 बारी तो हम लोगों ने ये पहने भी एक से कपड़े। और मेरे फादर जो थे वो खुद भी सीते थे, वो उनका शौक़ था, जूते भी बनाते थे वो, उन्होंने हमारे बचपन में जूते बनाए हुए हैं। सो ये कहीं ना कहीं ली गई है उनसे, यू नो। और फिर मेरी जो बुआएं वगैरह थी, उनको काफ़ी शौक़ था। मुझे लगता है कि हमारी इंस्पिरेशन जो अगर मैं आज मुड़ के देखती हूँ, जो वह एक राजा रानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी बुआ भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि उनका टेस्ट बहुत अच्छा था।
और वो जब भी आती थी मैं बड़ी ऑब्जर्व, शी इज़ लुकिंग सो नाइस यू नो, ये करते हुए। तो वो जो एक इच्छा थी वो होती है। लेकिन हम शुरू से जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हम 4 बहन भाई थे, हमारे परिवार ने कभी भी ये एहसास नहीं दिलाया कि कम है। अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद आई है कि ये आते हुए, तो कहीं ना कहीं वो कुछ जुगाड़ करके ज़रूर करते थे कि इनकी इच्छा को पूरा किया जाए। इश्क मुझे रंगों से हमेशा रहा है, और शायद हमारी फैमिली में ये बात है, हम लोग खूब यू नो, चाहे पर्दे ले लीजिए, चाहे अपहोल्स्ट्री ले लीजिए, उस चीज़ में हम लोगों को लिमिटेड रिसोर्सेज में, मैं ये नहीं, मैं उस परिवार से आई हूँ जहाँ पे हमें 50 पैसे पॉकेट मनी मिलता था कि आप इसी में गुजारा करो। और जब हम नई कक्षाओं में जाते थे, क्योंकि हम 4 बहन भाई थे विद क्लोज एज ग्रुप्स यू नो, तो उसमें ये भी सिखाया जाता था कि भाई आज के जो इस हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आपको मीट नहीं मिलेगा, आपको एक सब्ज़ी से ही गुजार, क्योंकि उस टाइम मीट बहुत महंगा हुआ करता था। तो वो करते करते आई थिंक आई ऑल्सो लर्न द वैल्यू सिस्टम। दैट्स वाई कॉस्ट्यूम में भी मैं जितनी बचत हो सकती है मैं कोशिश करती। आई डोंट गो फॉर लैविश अनटिल इट रिक्वायर्ड। अगर मुझे प्योर ब्रोकेड या कुछ दिखाना है, मैं उसको कैसे दिखाना है लिमिटेड में। आप प्योर ब्रोकेड आप ख़रीदने जाओगे, आपको हज़ारों रुपए में मिलेगा, लेकिन मैं दूसरा कपड़ा लेके उसको जो अपने थोड़े एडिशंस करके पेश कर देती हूँ। सो क्योंकि कॉस्ट्यूम्स आर, देखिए मैं आपका एक और सब्जेक्ट देने लगी हूँ, फैशन डिज़ाइन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन दोनों विभिन्न चीज़ें हैं। फैशन में लेबल होता है और सेलेबल होता है। कॉस्ट्यूम में आप उस कैरेक्टर को बर्थ दे रहे हैं सामने ऑडियंस में लाने के लिए, तो उसमें आपके पास लिबर्टी होती है कि नींव वो रखनी है। अगर आपको तुगलक का कॉस्ट्यूम करना है, आप उस समय का फॉल और बेस को रखेंगे, लेकिन आप खेल सकते हैं फैब्रिक की तरह। बीच में आपने अपने पिता का जिक्र किया, वो क्या करते रहे? वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, फिर बाद में उन्होंने एडवोकेट थे वो। और आप लोग 4 भाई बहनों में आप क्या नंबर पे हैं? आखिर नंबर पे। और कुछ माँ के बारे में भी बताइए। मेरी माँ बहुत छोट, माय फादर वॉज 6 फुट और मेरी माँ थी 5 फुट 1 इंच। बहुत प्यारी औरत, सब लोग कहते हैं अपनी माँओं के बारे में, लेकिन क्योंकि हम 4 बहन भाई थे, वो हमेशा उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती थी, क्योंकि सबके दोस्त घर पे आ रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं माथे में शिकन डाला कि ये आ गए, ऐसे आ गया। मैं इन अ वे इज़ अ ब्लैक शीप इन द फैमिली, क्योंकि मैं रात को 2 बजे आ रही हूँ, 3 बजे आ रही हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अलकारी साहब, ये मतलब उनके हैट्स ऑफ टू हिम एज अ फीमेल, बिकॉज आई वॉज द ओनली डे स्कॉलर इन माई बैच। तो वो अगर रात को 2 बजे रिहर्सल छूट रही है, वो लड़कों की ड्यूटी लगाते थे, क्योंकि पैसे तो मिलते थे, इन्हें टैक्सी का अफोर्ड ना होता, वो लड़कों की ड्यूटी लगाते थे, इस लड़की को बस से ले जाके छोड़ के वापस आना है। सो इतनी रात में आते, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखा है। उनको कभी नहीं शायद लगा कि मेरी बेटी गलत काम कर सकती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ। जब पहली बारी मेरे फादर मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लेने गए, मैंने एंटर किया, अगर आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का गेट मालूम है, मैंने एंटर किया, वहाँ पे 2-3 लड़कियों को मैंने सिगरेट स्मोक करते हुए देखा। मैं एक सिख फैमिली से, जहाँ पे दारू और इस चीज़ का नाम ही नहीं, मैंने आज तक ना दारू छुई है ना सिगरेट को मुँह जब किया, मैं थोड़ा डर गई, और पता नहीं क्या मेरे को थोड़ी हेजिटेंट हुई कि क्या यहाँ पे क्या है, जबकि NSD, नेशनल स्कूल ड्रामा, थिएटर, ये सब एक अंदर जो जुनून था, जानवर का जुनून था अंदर। तो वो जब मैं रुकी तो मुझे अचानक मेरा फील हुआ, मेरे फादर का हाथ का ग्रिप, उन्होंने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ के अंदर, जैसे कहते हैं ना, आई एम देयर, वो खींच के मुझे अंदर लेके गए अलकाई साहब के कमरे। सो दिस इज़ अ फेथ, और वो फीलिंग जो थी मुझे लगा कि आई शुड नेवर लेट माई फैमिली डाउन, यू नो, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना। जबकि मेरे सारे दोस्त हमारे इतने मतलब दारू शारू सब चलती थी। मैं शत प्रणाम करती हूँ अपने दोस्तों में भी, उनमें बहुत बैठ लगती थी, ये दो ना बदमाश सारी,
ये हम लोगों को पीते हुए देख के और ये मज़े लेती है, बाद में अगले दिन 2 दिन बाद बताती है तुमने ये किया, इसको हम करते हैं। बहुत ओकेजन्स आए इन लोगों ने ना कोक में मिला के कि डॉली को पिलाते हैं और कहीं ना कहीं उनमें से, मतलब वी वर अ बैच 23 स्टूडेंट्स थे हम लोग, उनमें से कहीं ना कहीं मेरा रक्षक होता था कि नहीं यार वो अगर प्योर है उसको प्योर रहने दो, हम क्यों करें। मतलब यहाँ तक होता था कि गिलास मेरे हाथ में है, मैं मुंह में लगाने लगी हूँ आगे, नहीं यार डॉली हम बदमाशी कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉप इट। सो दिस इज़ द फेथ एंड द ट्रस्ट विच माई पेरेंट्स हैड ऑलवेज ऑन मी। अच्छा ये बताइए कि जब आप ये देखती हैं कि इन जगहों पर जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थिएटर की वजह से आप कॉस्ट्यूम सीख जाते हैं, इंडिपेंडेंटली कॉस्ट्यूम के सेंटर, कॉस्ट्यूम सिखाने के यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऐसा कुछ आपका विदेशों में ऐसा अनुभव है कि जहाँ डेडिकेटेड कॉलेज हैं जो सिर्फ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, सिखाया जाता है? मैं गई थी ऑस्ट्रेलिया में, नाइडा NIDA, उसमें देयर वाज अ बिग सेक्शन ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, इसीलिए मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से सरकार ने भेजा था वहाँ पे एक्सटेंड। वहाँ जाके मैंने देखा कि ये तो एक अलग ही दुनिया है। वहाँ पे आप ज्वेलरी मेकिंग होता था अलग से, हर स्टूडेंट को सिखाया जाता था। यू हैव टू लर्न स्टिचिंग, आपको सिलाई जानना बहुत ज़रूरी है, मिलिनरी जानना बहुत ज़रूरी है, आपको धागों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में क्या क्या आ रहा है, आपको फैब्रिक्स क्या क्या होते हैं वो बात। सो ये जो वास्टनेस मैंने देखी, मैं भाई ये तो वाकई, तभी आप देखिए कि जो विदेशों का ये जो अप्रोच है वो बहुत बनिस्बत हमसे, हमारे अभी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब आए हैं, निफ्ट वगैरह है वहाँ पे, इंस्टीट्यूट्स हैं, NIDA है जो ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना प्रोफेशनलिज्म कोर्स अभी नहीं है हमारे यहाँ। वो ज़्यादा फैशन और ग्लिटर ग्लॉस में ज़्यादा है। एग्जैक्ट, तभी फैशन वाले, सॉरी मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, तभी निफ्ट के कई स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम वी वांट टू नो व्हाट इज़ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। सो वो है वो फ़र्क कॉस्ट्यूम को लेके। तभी भी आप देखिए भाई ज़्यादा लोग नहीं है बिल्कुल। और बहुत सारे लोग तो हिट एंड ट्रायल से ही करते करते फिर इस फील्ड में आ गए, और कुछ उनकी अपनी दिलचस्पी होगी तो उसमें ग्रो कर गए, आगे बढ़ गए। खुद आपका अनुभव क्या कहता है फिल्मों में काम करते हुए? बहुत कम बार ऐसा होता होगा कि ऐसे लकी डायरेक्टर और आपके कोलैबोरेटर्स मिलेंगे जो आप पर पूरी तरह फेथ करेंगे और एक्टरों को उनके टेंट्रम नहीं खेलने देंगे, क्योंकि आखिरकार जो स्टार्स होते हैं वो तो उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं। आप कितना भी उनको अच्छा करके दे दें लेकिन वो कुछ अपना भी चाहते हैं करना। ये ना, मैं ना ऊपर वाले की खास हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। आमिर ले लें, करीना ले लें, अजय ले लें, सैफ ले लें, प्रियंका ले लें, शाहिद ले लें, तो उनके मुझे और सब लोगों के बारे में मुझे बताया गया, ये होता है, ये होता है, तो ध्यान रखिए ना। यहाँ तक कि मेरे डायरेक्टर्स ने भी मुझे अवेयर किया हुआ। मेरा ऊपर वाला है ना, वो कहता है पुत्र चिंता ना कर तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गई अपना ये। लेकिन एक मेरे अंदर ये खासियत थी, मैं कभी भी अनप्रिपेयर्ड नहीं गई। मुझे लगता था कि अगर स्टार्स हैं तो ये कुछ भी मांग सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रिपेयर जाती थी। और आप यकीन मानिए, एज सच जितना हमने सुनने में आया है, आपने भी बहुत सुना होगा, मुझे ऐसा कोई स्टार नहीं मिला जिसने इतना टैंट्रम शो किया। छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स अ पार्ट ऑफ द योर क्रिएटिविटी एंड योर गेम। लेकिन आप कह दीजिए डॉली नज़र ना लगे, कुछ ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कुछ अपने एक्टिंग उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप तो बता रही हैं कि एक्टिंग में ही आपने स्पेशलाइज किया, फिर गोल्ड मेडल भी आपको मिला। बाद में फिर एक्टिंग को लेके क्या रहा? रेपर्टरी कंपनी तक हम लोग करते रहे एक्टिंग, लेकिन अंदर आज मैं बोल सकती हूँ जब ये होता था, क्योंकि उत्तरा जी, सुरेखा जी ये सब वहाँ होती थी, तो हम लोगों को ना हमेशा छोटे रोल मिलते थे। क्राउड में खड़ा कर दिया, दिया लेके खड़ा कर दिया, तो ये
उससे लगता डॉली तू कब करेगी, कब आएगी ये ना। तो एक फॉरेन डायरेक्टर आए थे, उन्होंने आफ्ताब फैज़ाबादी एक प्ले किया था जिसमें हम सब मेरी सीनियर्स ये सब थे, उन्होंने मुझे कास्ट किया था मेन लीड के लिए, रुखसाना के लिए। उसमें निसार अलाना जी ने सेट्स किए थे और अनिला सिंह ने कॉस्ट्यूम्स की थी। मुझे यकीन नहीं हुआ, और वहाँ पे जो रेपर्टरी कंपनी हमारी थी रविंद्र भवन, मैं बाथरूम में जाके मैं वहाँ पे रोई कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप इतने साल से वहाँ कर रहे हो कि आपको कास्ट किया गया मेन के लिए। वो शायद मेरा वो जो रोना था मेरी ताकत थी। और वहाँ जाके उस प्ले को बहुत अप्रिशिएट किया। कविता नागपाल जी, रमेश चंद्र चाली उस वक्त थे, उन्होंने आके बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए। और मुझे कहीं ना कहीं जो मेरा एक था ना कि मे बी आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, जब एक आपके ना आप जब नहीं करते आपका शक आ जाता है, क्योंकि आपको मौका नहीं मिला। जैसे इवन अगर डिज़ाइनर मुझे रॉबिन दा ना मौका देते कि मैं ही करूँगा, नहीं तो मुझे शायद वो नहीं मिलता। वो चीज़ ने मेरे एक्टिंग को लेके खोला। जबकि मैंने जब अपने NSD में थी कोर्स में, मैंने सारे स्टूडेंट्स प्रोडक्शन जो होती थी उसमें मेन रोल किया हुआ, सब लोग कास्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे रेपर्टरी कंपनी में आके कुछ साल के लिए हमारी ये चीज़ रुक गई थी। सो वो नाटक से मुझे एक मिली। और उसके बाद बज्जू भाई ने सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक किया, उसमें मुझे उत्तरा जी के साथ डबल कास्ट में किया। हमारे साथ नामदेव थे, उनके साथ प्रमोद माउथ थे ना। सो ऐसे करते करते एक्टिंग का जो मेरे अंदर शायद एक दरवाज़ा जो थोड़ा सा बंद हो रहा था, खुलना शुरू हो गया। सो फिर मौके काफ़ी मिले। और लेकिन मैं ना कॉस्ट्यूम को बहुत इन्जॉय करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसमें क्या लगता था, मुझे लगता था जैसे आपके इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, यागो, ओथेलो की बात करो, यागो, डेस्टिमोना। ही एज एन एक्टर मैं अपने आप को डेस्टिमोना भी समझती थी, एज एन एक्टर मैं यागो भी समझती थी, ओथेलो भी। और हर कपड़ा जो मैंने बनाया हुआ है, चाहे ओथेलो का वो इतना बड़ा फर कोट लिया, प्योर लेदर का चमड़े का मैंने बनाया था, वो मैंने पहना है। ये मेरे अंदर पता नहीं क्या, बैंडेड क्वीन की सीमा को देने से पहले मैंने पहनी है वो। तो शायद ये चीज़ से मुझे लग रहा था कि मैं तो, मेरे अंदर जो एक्ट्रेस है वो तो है। उनकी जो भी पुलिस की यूनिफॉर्म होती थी वो पहनती थी मैं, टोपियों। तो ये बदमाशियाँ मैं करती रहती थी, तो शायद मेरे अंदर का एक्टर जो है वो कभी मरा नहीं। आप कुछ गा सकती हैं? नहीं, बाथरूम में जाऊँ? नहीं, किसी प्ले में कभी ऐसा मौका मिला हो, या कुछ कोई गीत आपको अच्छा लगता हो जिसे आप गुनगुना दें हमारे लिए? बेगम का तकिया था, उसमें रंजीत भाई ने डायरेक्ट किया था। उसमें एक गाना है, फोक गाना है वो। सूत्या महलड़ा गोखड़ा रे, सूत्या महलड़ा गोखड़ा रे, सूत्यो नचीत संसार बिजो कर्ण, एक लिया प्यूने उड़ी के जी। बापू जी रे छाकर था, बापू जी रे छाकर था, बिन थारो आसरो कुण, अंबर सुख्यो पण झरे रे, अंबर सुख्यो पण झरे रे, नैना में आंसू धार बिजो कर्ण, एक लिया प्यूने उड़ी के जी, प्यूने उड़ी के जी, प्यूने उड़ी
बहुत शुक्रिया डॉली जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी बातें। कुछ और भी आप कहना चाहती हों? अभी बिल्कुल हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। कोई ऐसी बात कहना चाहती हों जो ज़रूरी है इस वक्त दर्ज हो जाना, तो अभी आप कह सकती हैं। अभी भी हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड, जो कि मुझे मना किया कि बॉलीवुड नहीं कहना, बॉम्बे फिल्म्स बोलना चाहिए। मैं भी वही कहता हूँ। हाँ, सो ये उस अभी भी ना कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का इट्स अ क्रूशल पार्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग, ये हम सब इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उतना उसको शाबाशी या आगे नहीं बढ़ाया जा रहा जितना कि बाकी चीज़ों को किया जाता है। जबकि द मोमेंट द फिल्म हमारे हाथ में स्क्रिप्ट आती है, उससे लेके टिल द एंड ऑफ द डे हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, दिन रात एक करते हैं। शूटिंग आपकी ख़त्म हो गई, आपका चंक आ गया 7 से लेके 7 बजे तक शूटिंग ख़त्म हो गई। कॉस्ट्यूम कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि हमको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करना होता है। सो ये सब देखते हुए, प्लस जब मैं अपने असिस्टेंट्स को देखती हूँ, अपने स्पॉट बॉयज़ को देखती हूँ, अपने रनर्स को देखती हूँ, जिस तरह की परिस्थितियाँ में वो लोग काम करते हैं, वो मुझे लगता है अभी क्रेडिट नहीं मिल रहा। आई ऑनेस्टली फील इस चीज़ को और महत्व दिया जाए और सोचा जाए कि नहीं, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एड्स टूल्स इन द मेकिंग ऑफ द फिल्म। सो उसको, और आप बाहर की फिल्मों में देखिए कितना इट्स रियली रिस्पेक्टेड अ लॉट। हमारे अब क्या है, कॉस्ट्यूम क्या करेंगे, पैंट शर्ट पहन लेना, इस तरह। ये जो है, ये मुझे लगता है कि नहीं, इट शुड बी, और इसलिए हर स्कूल्स और कॉलेज में इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ कोर्स, ताकि, और ये किसी भी आप कल को डॉक्टर हैं, आप कल को साइंटिस्ट हैं, ये आपकी एक पर्सनालिटी बिल्डअप का हो जाएगा, उसमें अवेयरनेस आएगी। सो आई फील दिस शुड बी देयर, एंड हर बच्चे के बीच में डिज़ाइनर है, आप में भी डिज़ाइनर है। आप खुद जब आईने में देखते हैं, इस शर्ट के साथ नहीं, ब्लैक नहीं, लगता है ब्लू ठीक लगेगा। तो ये जो अवेयरनेस है, ये बचपन से ही आनी चाहिए, जो कि शायद मैं लकी थी, मैंने सीखा, और शायद मेरी आँख उस तरह की थी जो मैंने पकड़ लिया। तो बाकी बच्चों को घबराना नहीं चाहिए, स्कूल्स में ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, तो इसी नोट पर ये संदेश दूर दूर तक जाएगा और आने वाले दिनों में ये नज़रिया बदले, हम ये उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉली अहिरवालिया, आपने थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये थी जानी मानी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और एक्टर डॉली अहिरवालिया प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में, तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएँ आपकी हम तक पहुँची हैं, उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।